अध्याय 746 शेन मियामियान की जांच। एक विश्वविद्यालय का छात्र। बूढ़े मास्टर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि जियानान इतने वर्षों से किसी रिश्ते में नहीं रहा है। उसे एक युवा महिला के साथ एक वृद्ध पुरुष का विचार पसंद है। फू हुआ उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह कुछ अवाक थी। ये बातचीत किस ओर जा रही थी? पिताजी, आपने मेरी बात को गलत समझा होगा। मैंने सुना है कि जियानान प्रायोजक छात्र का नाम शेन मियामियान है, जिसके पास सर्वोत्तम मूल्य नहीं है और वह एक अनाथ भी है। बकवास। अगर वह अनाथ नहीं होती तो क्या जियानान को किसी को प्रायोजित करने का मौका मिलता? पुराने मास्टर, उन्होंने कहा। फू हुआ फिर अवाक रह गया। पिताजी, उस लड़की के मूल्य संदिग्ध हैं। वह दिखने में बिल्कुल सुंदर है और उसमें कोई दम नहीं है। बूढ़ा मास्टर एक पल के लिए चुप हो गया। फिर पूछा, क्या आप उससे मिले हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने उसे आज एक बार मॉल में देखा था, फू हुआ ने सच्चाई से उत्तर दिया। बूढ़े मास्टर ने भौहें उठाईं। आपने उसे केवल एक बार देखा। आप कैसे जानते हैं कि उसके मूल्यों में कमी है? उद्धरण चिन्ह। जीनिंग इस लड़की से पहले मिल चुकी थी। उसने ही मुझे उसके बारे में बताया था। आप? बूढ़े मास्टर वह हंसे। आप मेरे जैसे बूढ़े आदमी की तरह चौकस नहीं हैं। जिनिंग को जियानान तब से पसंद है जब वह एक बच्ची थी, और अब प्यार में एक प्रतिद्वंद्वी सामने आया है। क्या आप वास्तव में उससे अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में कोई प्रशंसा सुनने की उम्मीद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। फू हुआ। उसने खुद को इसका खंडन करने में असमर्थ पाया। ये तथ्य कि लड़की बीजिंग में पढ़ रही है, उसके अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन को दर्शाती है। मुझे जियानान के फैसले पर भरोसा है। जिन लड़कियों में वह दिलचस्पी लेता है, वे बहुत बुरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लड़की की शिक्षा वास्तव में प्रभावशाली है। जियानान के अनुसार वह प्रांत में शीर्ष अंकों के साथ बीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिल हुई। फू हुआ को ये स्वीकार करना पड़ा कि यह सच था। बाकी सब बातों को किनारे रखते हुए वह अपनी उपस्थिति और शिक्षा से काफ़ी संतुष्ट थी। हालांकि उसके जैसी युवा लड़की को अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रेजुएशन से पहले रिश्ता शुरू करना फू हुआ को वास्तव में नापसंद था। बूढ़े मास्टर वह संतुष्टि के साथ दिल से हंसे। मैंने तुमसे कहा था, जियानान का निर्णय बुरा नहीं है। लड़की अब कहाँ रह रही है? क्या जियानान उसे रात के खाने के लिए ले आया है? फू हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूढ़े मास्टर को बहकते देख उसे उसका भ्रम तोड़ने की जरूरत महसूस हुई। पिताजी, ये सिर्फ मेरा संदेह है। वह जियानान की प्रेमिका है या नहीं, मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि की जांच करना जरूरी है। जिनिंग थोड़ी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली हो सकती है, लेकिन वह झूठ नहीं बोलेगी। बूढ़े मास्टर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इस बूढ़े आदमी को बेवजह खुश होने के लिए चिढ़ा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। फू हुआ को अन्याय महसूस हुआ। पिताजी, मैंने कहा था कि यह शुरू से ही मेरा संदेह था। मैंने कभी उनके रिश्ते की पुष्टि नहीं की। वह ही था जो रास्ते से भटक गया था। बूढ़ा मास्टर वह तो यह उसकी गलती थी। उन्होंने विषय बदल दिया। आकस्मिक रूप से दूसरों की जांच करना विनम्र नहीं है। बेहतर होगा कि ऐसी चीजें न करें। अगर जियानान को पता चला तो वह निश्चित रूप से परेशान होंगे। ठीक है। फू हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। देर हो रही है। अगर और कुछ नहीं है तो तुम्हें जल्दी वापस लौट जाना चाहिए। मुझे एक झपकी लेने की ज़रूरत है। बूढ़ा मास्टर खड़ा हो गया, ये संकेत करते हुए कि उसके जाने का समय हो गया है, और फिर अपने शयन कक्ष की ओर चला गया।
फू हुआ के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, तभी ओल्ड मास्टर अपने शयन कक्ष से बाहर आया। बटलर ली, जियाओक्सू को बुलाओ। हाँ, बटलर ली ने फ़ोन किया और जियाक्सू को अपनी साइकिल पर ओल्ड मास्टर हे के निवास पर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बूढ़ा मास्टर वह उसे जियाक्सू कहता था, लेकिन वह युवा भी नहीं था, पहले से ही 50 के आसपास था। ये सिर्फ पुराने मास्टर ही थे जिन्होंने उन्हें इस तरह संदर्भित किया था। उन्होंने कहा, मेरे लिए लिचेंग की शेन मियामियान नाम की एक युवा लड़की के बारे में कुछ पता लगाएं, जिसने परीक्षा में अपने प्रांत में टॉप किया था। अध्याय 747, जियानान किसी के साथ डेटिंग कर रहा है। जियाक्सू ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उत्सुकता से पूछने में मदद नहीं की। बूढ़े मास्टर, आपने लिचेंग की एक युवा महिला की जांच करने के बारे में कैसे सोचा? उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मास्टर बीजिंग में बहुत दूर थे। लिचेंग की एक युवा महिला उनकी नज़र में कैसे आई? ये युवा महिला मेरी भावी पोती होने की बहुत संभावना है, बूढ़े मास्टर ने दयालु मुस्कान के साथ खुलासा किया। 20 साल से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद उन्होंने आखिरकार सुना कि उनके पोते ने डेटिंग शुरू कर दी है। यह आसान नहीं था। अतीत में हे नान को डेटिंग शुरू करने के लिए उसने बीमार और दुखी होने का नाटक भी किया था, लेकिन ये सब व्यर्थ था। अब ऐसा लग रहा था कि लड़का अंततः अपने होश में आ गया है। जियाक्सू की आंखें चमक उठीं। जियानान किसी को डेट कर रही है? उद्धरण चिन्ह। यह एक बंजर वृक्ष के खिलने जैसा है। बूढ़े मास्टर ने सिर हिलाया। ये लड़का चालाक है, अपनी डेटिंग लाइफ को गुप्त रखता है। अगर जियाओ हुआ मुझे बताने नहीं आता, तो मैं अभी भी अंधेरे में होता। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वह जिसके साथ डेटिंग कर रहा है वह वही लड़की है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसने लिचेंग में उसे प्रायोजित किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह लड़की संभवतः जियानान की प्रेमिका है। रुकते हुए उन्होंने कहा, थोड़ी और जांच करने में मेरी मदद करें। पता लगाएं कि यह लड़की अब कहाँ रहती है। अपने पोते के चरित्र को जानते हुए, यदि वह वास्तव में इस युवती के साथ डेटिंग कर रहा था, तो संभवतः वह उसके लिए कहीं और रहने की व्यवस्था करेगा। ठीक है, जियाक्सू तुरंत समझ गया। बूढ़े मास्टर वह अपनी भावी पोती पर एक नज़र डालना चाहते थे। वास्तव में वह काफी उत्सुक भी था और सोच रहा था कि हे नान को किस तरह की प्रेमिका मिली है। चेंग परिवार की युवतियां बहुत सुंदर थीं, फिर भी उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। निश्चित रूप से ये लड़की मिस चेंग से अधिक उत्कृष्ट होगी। अचू। आंगन में बैठकर ठंडक का आनंद ले रहे शेन मियामियान ने लगातार 3 या 4 बार छींक दी, जबकि यांग शियाओक्सी ने उसे पास से छेड़ा। मियामियान, ये चेंग जिनिंग ही होगी जो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शेन मियामियान जवाब देने ही वाला था, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। एकमात्र व्यक्ति जो जानता था कि वे यहाँ रहते हैं वह हे नान था। इसलिए यांग शियाओक्सी ने कहा, आपका प्रेमी यहाँ है, क्या आप जल्दी से दरवाजा नहीं खोलेंगे? उद्धरण चिन्ह। भाई वह शेन मियामियान ने दरवाज़ा खोला, और दरवाजे पर वास्तव में वह नान खड़ा था। उसके हाथों में विभिन्न प्रकार के फलों से भरे कई बैग थे, और यांग जियाओक्सी ने उससे भोजन लेने के लिए जल्दबाजी की। भाई हे, जब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए फल धोने जाता हूँ, तब तक तुम मियामियान से बातें करना। हे नान काफ़ी अमीर और उदार था। वह उनके रहने के लिए एक घर किराए पर लेता था और हमेशा खाना लाता था। इसलिए यांग शियाओक्सी के लिए उसे वास्तव में उम्मीद थी कि हे नान अक्सर मियामियान से मिलने आएगा। इस तरह वह भी सौभाग्य में भागीदार बन सकती है। आखिरकार
बीजिंग आने के बाद से शेन मियामियान का वजन कोई नहीं बढ़ा था, लेकिन उसका वजन कई पाउंड बढ़ गया था। भाई वह हमेशा बहुत सारी चीजें लाता था और शेन मियामियान उन्हें खुद खत्म नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उन्हें खाने में मदद करने के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि यांग जियाओक्सी उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसमें जागरूकता की कमी थी। ये जानते हुए कि शेन मियामियान को साफ सफाई पसंद है, उसने घर को बहुत साफ सुथरा रखा और साथ रहने वाले उन दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। भाई हे, यहाँ ठंडक है, आओ और बैठो। शेन मियामियान ने हे नान को पेड़ के नीचे बैठने के लिए खींच लिया और विचारपूर्वक उसे एक कप ठंडा उबला हुआ पानी डाला। हे नान ने कप उठाया और एक घूंट पिया और लापरवाही से पूछा, आपने मॉल में अधिक समय क्यों नहीं बिताया? आप इतनी जल्दी वापस आ गए? उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखें घुमाते हुए शेन मियामियान ने गुस्से से कहा, भाई हे, मुझे संदेह है कि आप सिर्फ अज्ञानता का दिखावा कर रहे हैं। चूंकि मॉल ब्रदर ही की कंपनी के इतना करीब था, फू हुआ को ब्रदर हे से मिलने जाना ही था। हे नान ने हंसते हुए कहा, उसकी पहचान का अनुमान लगाया। क्या तुमने? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वह कौन थी, लेकिन दोनों बिना ये बताए समझ गए कि वह किसकी बात कर रहे थे। मम्मा, शेन मियामियान ने सिर हिलाया। चाची आपके जैसी ही दिखती है, समान विशेषताओं के साथ, और वह मिस चेन के साथ थी, इसलिए उसकी पहचान का अनुमान लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। अध्याय 748। जिस बड़े भाई के बारे में वह सोच रहा है वह बहुत उन्नत है। क्या स्मार्टी पेंट है? उसने नान ने उसके सिर के ऊपरी हिस्से को सहलाया। एक पल सोचने के बाद शेन मियामियान खुद को रोक नहीं सका और पूछा, बड़े भाई, क्या आंटी फू ने आपके सामने मेरा जिक्र किया है? वह मेरे बारे में क्या सोचती है? उद्धरण चिन्ह। चेंग जिनिंग के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से फू हुआ के सामने उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगी, लेकिन मियामियान को नहीं पता था कि चेंग जिनिंग किस हद तक जाएगी, नहीं फू हुआ कितना विश्वास करेगी। हे नान की आंखों में मनोरंजन की एक झलक दिखाई दी जब उसने भौहें ऊपर उठाईं और पूछा, क्या तुम्हें सचमुच इसकी परवाह है कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? उद्धरण चिन्ह। कोई मजाक नहीं कर रहा, शेन मियामियान ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। वह तुम्हारी माँ है, बेशक मुझे इसकी परवाह है। क्या होगा यदि आंटी फू वास्तव में मुझे नापसंद करती है और हमारे साथ रहने पर सख्त आपत्ति जताती है और मुझसे बात करने के लिए मेरे स्कूल जाती है? तब मैं क्या करूँगा? उद्धरण चिन्ह। वह और लू सियुआन सिर्फ दोस्त थे, फिर भी लू युन भी उसकी तलाश में आई थी। यदि फू हुआ को बिग ब्रदर हे के साथ अपने रिश्ते के बारे में पता चला और वह उससे बात करने आए, तो उसे इसे कैसे संभालना चाहिए? सच कहूँ तो उसे अभी तक पता नहीं चला था कि क्या करना है। वह नहीं जाएगी। हे नान अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता था। भले ही आप भविष्य में उससे मिलें, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह आपके साथ करती है। शेन मियामियान ने पलकें झपकाईं। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं होगा? अगर आंटी फू सोचती हैं कि मैं असभ्य हूँ, तो क्या इससे वह हमारे साथ रहने के और भी अधिक विरोधी नहीं हो जाएंगी? उद्धरण चिन्ह। हे नान ने गंभीरता से कहा, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं उससे शादी कर रहा हूँ, उससे नहीं। निश्चित रूप से उसे ये पसंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह इच्छुक है तो वह लंबे समय तक विचार करेगी, यदि नहीं तो न देखना ही ठीक है। संतानोचित धर्मप्रायणता अंध आज्ञाकारिता के बारे में नहीं है। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बिग ब्रदर की सोच बहुत प्रगतिशील है। बड़े भाई,
अगर आप मुझे इसी तरह परेशान करते रहेंगे तो मैं सचमुच अहंकारी हो जाऊंगी। बस अपने आप रहो, तुम्हें किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है। हेनान ने एक बार फिर उसके बालों को सहलाया, फिर धीरे से उसके माथे को चूमा। इस दृश्य को देखने के ठीक समय पर यांग शियाओक्सी धुले हुए फल के साथ बाहर आई। उसने तुरंत एक हाथ से अपनी आंखें ढंक लीं, फलों की थाली पत्थर की मेज पर रख दी और अपने लिए खाने के लिए कुछ लेना नहीं भूली। मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग आगे बढ़ो। शेन मियामियान कुछ हद तक शर्मिंदा था। हालांकि हेनान यांग शियाओक्सी से परेशान नहीं था। तैयार हो जाओ, अगले हफ्ते यांग विदेश से लौटेगा और मैं तुम्हें रुआन परिवार में ले जाऊंगा। रुआन परिवार को? शेन मियामियान ने पलकें झपकाईं। हाँ, हेनान ने सिर हिलाया। यह आपको वहां ले जाने और चारों ओर देखने का समय है। रुआन यांग, वह शपथ ग्रहण भाई, यह अकारण नहीं था। ठीक है, शेन मियामियान को नहीं पता था कि हेनान उसे रुआन परिवार में क्यों ले जाना चाहता था, लेकिन वह जानती थी कि चूंकि उसने इसका उल्लेख किया था, इसलिए निश्चित रूप से उसकी अपनी योजनाएं थीं। कंपनी में वापस जाने से पहले वह नान कुछ देर और रुका। लायू अभी भी विकास के दौर में था, और क्योंकि वे विदेशों में विस्तार करने की तैयारी कर रहे थे, वह हाल ही में बहुत व्यस्त था। शेन मियामियान को यह नहीं पता था कि यह बीजिंग में बिग ब्रदर की उपस्थिति के कारण था, लेकिन उसे इस जगह के साथ एक अकथनीय रिश्तेदारी की भावना महसूस हुई। हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे वह कई साल पहले वहां रही हो। उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ? शेन मियामियान को खुद नहीं पता था और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। कुछ समय तक बीजिंग में रहने के बाद शेन मियामियान को अपने लिए कोई उपयुक्त व्यवसाय नहीं मिला। इस पर विचार करते हुए वह अभी भी संपत्ति खरीदना चाहती थी। यह नहीं पता था कि कौन सा व्यवसाय करना है, फिर संपत्ति खरीदनी है, ये हमेशा उसका विचार था। उसके पास अभी भी 60,000 युआन से अधिक था, जिससे लिचेंग में 2 या 3 अन्य संपत्तियां खरीदी जा सकती थीं। लेकिन बीजिंग में एक भी खरीदना मुश्किल था। हालांकि उपनगरों में संपत्ति खरीदना भी समय के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन वह अपने पिछले जीवन में कभी बीजिंग नहीं गई थी और उसे पहले से नहीं पता था कि किन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। अध्याय 749 तुम्हें पागल होना चाहिए। अगर उसने गलत जगह खरीदी और इसे विकसित होने में 10 या 20 साल लग गए। हालांकि संपत्ति का मूल्य बढ़ सकता है, लेकिन समय की देरी बहुत लंबी होगी। उसकी योजना अगले कुछ वर्षों में अपना मूल्य बढ़ाने की थी। उस स्थिति में उसके और भाई के बीच का अंतर बहुत अधिक नहीं होगा। हालांकि भाई वह अन्य लोगों की नज़रों और विचारों से नहीं डरते थे। वास्तव में किसी को पसंद करना उसके स्नेह के कारण निडर होने के बारे में नहीं था, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के बारे में था। हालांकि उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों ने पहले से ही उनके लिए एक उज्ज्वल भविष्य का वादा किया था। अगर उनकी वित्तीय शक्ति बनी रही, तो ये बाघ में पंख जोड़ने जैसा होगा। उसके पास समर्थन देने के लिए कोई शक्तिशाली परिवार नहीं था, लेकिन वह अपने लिए एक किला बनाएगी। शेन मियामियान एक कार्यशील महिला थीं और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। अपना मन बना लेने के बाद वह बेकार नहीं बैठी। इसके बजाय वह अगले दिन ताज़ी हवा लेने के लिए यांग शियाओक्सी के साथ बाहर गई। बीजिंग एक बड़ी जगह थी जहां बिक्री के लिए कई घर थे, लेकिन शेन मियामियान को एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान बचत बीजिंग में घर खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहाँ तक कि सबसे सस्ते घर की कीमत भी 1 लाख से अधिक होगी। उसके 60,000 युआन, जो लिचेंग में काफ़ी रकम थी, बीजिंग में अपर्याप्त थी। इसलिए शेन मियामियान ने हत्या घरों,
पर अपनी नज़रें जमाईं और हर जगह पूछताछ करना शुरू कर दिया कि वह ऐसी संपत्ति कहाँ खरीद सकती है। यांग जियाओक्सी को शेन मियामियान का विचार बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मियां, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम इस तरह का घर खरीदोगे तो क्या तुम बाद में उसमें फंस नहीं जाओगे? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने असहमति जताते हुए कहा, जियाओक्सी, आपके पास बेहतर संबंध हैं। क्या हमारी कक्षा में बीजिंग के छात्र नहीं हैं? जब आपके पास समय हो तो उनसे बात करें और इस बारे में और जानें। तुम पागल हो, निश्चित रूप से पागल हो। यांग जियाओक्सी इन शब्दों को दोहराती रही। मडर हाउस खरीदने के लिए केवल शेन मियामियान ही ऐसा विचार ला सकता था। निश्चित रूप से वह भी इसमें नहीं रहना चाहेगी। ये सोचते हुए यांग जियाओक्सी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। पूरी रात यांग जियाओक्सी ने इस मामले पर विचार किया, इस हद तक कि उसे इसके बारे में एक बुरा सपना भी आया। अगले दिन वह शेन मियामियान के साथ पांडा जैसी आंखों के साथ स्कूल पहुंची, और जैसे ही वे कक्षा के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने एक पुरुष छात्र को जोर से और अहंकार से पूछते हुए सुना, शेन मियामियान कौन है? शेन मियामियान, बाहर आओ। मैं केवल शेन मियामियान की तलाश कर रहा हूँ। यदि आप शेन मियामियान नहीं हैं तो एक तरफ हट जाइए। कौन है वो? यांग जियाओक्सी ने उस युवक को आकार दिया जिसका अहंकार उसके अतीत से कहीं अधिक था, और उसने शेन मियामियान से कहा, तुमने फिर किसी को कब नाराज किया? मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं भी नहीं जानता। शेन मियामियान को अभिभूत महसूस हुआ। विश्वविद्यालय में आने के बाद वह कम प्रोफाइल में रहती थी, कई दोस्त नहीं बनाती थी, किसी भी सहपाठी के करीब नहीं थी, और अपनी पढ़ाई के अलावा ज़्यादातर समय यांग जियाओक्सी के साथ बिताती थी। जब छात्रों ने देखा कि शेन मियामियान आ गया है तो उन सभी ने उसकी ओर अपनी निगाहें घुमाईं। पुरुष छात्र ने देखा कि हर कोई किधर देख रहा है और उनकी निगाहों का पीछा किया। आप शेन मियामियान हैं? सचमुच एक मनमोहक प्राणी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे चचेरे भाई को खतरा महसूस हुआ। मैं हूँ। शेन मियामियान ने पुष्टि में सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन आप मेरे चचेरे भाई को जानते हैं, है ना? चेंग फियांग ने शेन मियामियान को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। और तुम्हारा चचेरा भाई कौन है? उद्धरण चिन्ह। मेरा चचेरा भाई चेंग जिनिंग है। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तो यह उस मिस का छोटा भाई था जो उसके लिए खड़ा हुआ। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैं उससे परिचित नहीं हूँ। क्या कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह। चेंग फियांग। शेन मियामियान के अड़ियल रुख को देखकर, जैसे कि माउंट ताई उसे झुकाए बिना नीचे दबा रही हो, और भी चिढ़ गई। मैं तुम्हें हे नान से दूर रहने की चेतावनी देने आई हूँ। वह मेरी चचेरी बहन की मंगेतर है। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो और किसी और के घर तोड़ने वाले मत बनो। अध्याय 750। किसी पुरुष से चिपकने में क्या कौशल है? एक मालकिन। उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान किसी की रखैल बन रही है? उद्धरण चिन्ह। वह आमतौर पर इतनी शांत और संकोची दिखती है। मैंने उससे इस तरह की लड़की होने की उम्मीद नहीं की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लड़के उसे प्रेम पत्र लिखते हैं और वह उन्हें देखती भी नहीं है। वह बहुत अलग थलग लगती थी, लेकिन मैंने उससे इस तरह की व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा था कि वह केवल एक छोटी प्रलोभिका की तरह दिखती है, लेकिन वास्तव में वह एक है। हर कोई अपनी बात कह रहा था, कानाफूसी कर रहा था और उसकी पीठ पीछे गपशप कर रहा था।
यांग जियाओक्सी को गुस्सा आ रहा था। बस उस पागल कुत्ते के पीछे मत जाओ और बकवास करना शुरू मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शेन मियामियान किस तरह का व्यक्ति है। उसने किसी के मंगेतर को नहीं चुराया है, इसलिए उसकी बात मत सुनो। शेन मियामियान से खुद पूछे कि क्या मैं बकवास कर रहा हूँ। क्या उसे हेनान द्वारा कॉलेज जाने के लिए प्रायोजित किया गया था या नहीं? चेंग फियांग ने शेन मियामियान की ओर घूर कर देखा, इस विश्वास के साथ कि उसके पास सबूत हैं। उनके चचेरे भाई ने कहा था, शेन मियामियान एक अनाथ है और वह हेनान की मदद के बिना भोजन भी नहीं जुटा सकता। शिक्षा प्राप्त करना तो दूर की बात है। क्या यह आपका कोई काम है? जियाओक्सी ने सीधे उस पर पलटवार किया। अगर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है तो अपना मुंह बंद रखें। चेंग फियांग को जियाओक्सी का हस्तक्षेप परेशान करने वाला लगा। शेन मियामियान, आप हमें बताएं, क्या आपको हेनान द्वारा स्कूल जाने के लिए प्रायोजित किया गया था? उद्धरण चिन्ह। सभी की निगाहें शेन मियामियान की ओर टिक गईं। उसके उत्तर की प्रतीक्षा में शेन मियामियान ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, क्या मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि मेरी शिक्षा को किसने प्रायोजित किया? क्या आप शिक्षक हैं या प्रिंसिपल, या शायद कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति? उद्धरण चिन्ह। चेंग फियांग। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुस्से से आग बबूला होकर उसने कहा, शेन मियामियान, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या तुम एक मालकिन के रूप में भी इतनी निर्लज हो सकती हो? उद्धरण चिन्ह। एक मालकिन? शेन मियामियान ने फीकी मुस्कान दी और हल्के से पूछा, आइए हेनान के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बात न करें। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपके चचेरे भाई की हेनान से सगाई या शादी हुई है? या वे डेटिंग भी कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। चेंग फियांग अवाक रह गया और एक लंबे विराम के बाद उसने कहा, उन्होंने अभी तक सगाई नहीं की है, लेकिन ये परिवारों द्वारा सहमत एक व्यवस्था है। वे सभी मानते हैं कि वे अंततः एक साथ रहेंगे। परिवार की धारणा का उनसे व्यक्तिगत रूप से क्या लेना देना है? महान किंग राजवंश बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है, शेन मियामियान ने शांति से और इत्मीनान से कहा। उसके शब्द प्रत्येक सावधानीपूर्वक पूछे गए प्रश्न के साथ घर कर रहे थे, जिससे चेंग फियांग जवाब देने में असमर्थ हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने चचेरे भाई के लिए खड़े होने का इरादा किया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन मियामियान मौखिक रूप से इतना तेज होगा। उसने बातों ही बातों में उसे निःशब्द कर दिया। ये देखकर जियाओक्सी अपनी प्रसन्नता को छिपा नहीं सकी। चेंग फियांग, क्या आपने ये सुना? महान किंग राजवंश लंबे समय से चला आ रहा है। अपनी सामंती सोच को यहाँ मत लाएं। यदि आप अपने चचेरे भाई के लिए एक आदमी को छीनना चाहते हैं, तो आपको पहले ये देखना होगा कि क्या वह आपके चचेरे भाई को भी पसंद करता है। आप। चेंग फियांग ने गुस्से से जियाओक्सी की ओर देखा। भले ही वह एक मालकिन नहीं है, तथ्य ये है कि वह किसी के द्वारा प्रायोजित है ना? यदि आप पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते, तो मत करो। एक आदमी से चिपके रहने में इतनी अच्छी बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। एक आदमी से चिपके रहने से आपका क्या मतलब है? जियाओक्सी ने अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी मियामियान ने लिचेंग में एक सब्जी की दुकान खोली है। वह खुद उसकी मालिक है। क्या उसे प्रायोजित करने की आवश्यकता है? भाई, वह उसकी मदद करता है क्योंकि वह और गांव का मुखिया अच्छे दोस्त हैं। ये गांव का मुखिया ही था जिसने भाई से मियामियान की थोड़ी देखभाल करने के लिए कहा था। मियामियान ने पूरे प्रांत में पहला स्थान हासिल किया। भाई, वह उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है, इसलिए अगर वह उसे प्रायोजित करता है तो इसमें गलत क्या है? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि चेंग फियांग जवाब दे पाती,
उसने जारी रखा। इसके अलावा आपके ये कहने का क्या मतलब है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो आपको नहीं करना चाहिए? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केवल आप जैसे शहरी लोगों को ही शिक्षा का अधिकार है और गरीब परिवारों के बच्चे इसके लायक नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 751। क्या आप अपनी चापलूसी कर रहे हैं? चचेरे भाई यांग शियाओक्सी के शब्दों ने सभी की भावनाओं को प्रज्वलित कर दिया, विशेषकर शहर के बाहर के कम विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों को, जो अब चेंग फियांग को संदेह की दृष्टि से देखते थे। सही, क्या चेंग फियांग का निहितार्थ यह नहीं था कि वह अन्य क्षेत्रों के गरीब छात्रों को ह्य दृष्टि से देखता था? शेन मियामियान एक अच्छी छात्रा है और उसकी चैरिटी को प्रायोजित करने वाला एक बड़ा बॉस है, जो कुछ भी असामान्य नहीं है। चेंग फियांग स्पष्ट रूप से जानबूझकर शेन मियामियान को निशाना बना रहा था। उसने सच्चाई को समझे बिना ही उस पर रखेल होने का आरोप लगाया। बकवास मत करो, चेंग फियांग गुस्से में थी। इतने गंदे मुंह वाली यह महिला कहाँ से आए? उन्होंने कहा। हे नान ने केवल उसे ही प्रायोजित क्यों किया और किसी और को क्यों नहीं? लिचेंग में अन्य छात्र भी होंगे जो अपनी पढ़ाई में अच्छे होंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें किसने बताया कि हे नान ने ही मुझे प्रायोजित किया था? शेन मियामियान, जो काफी देर तक चुप रहे, मंद मंद मुस्कुराए। भाई, उन्होंने पहले भी दर्जनों छात्रों को प्रायोजित किया है। सिर्फ इसलिए कि आप इसके बारे में नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। चेंग फेयांग। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में यह नहीं जानता था। यांग जियाओक्सी ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा। चेंग फियांग, बिना बात के परेशानी पैदा करना बंद करो। अपने चचेरे भाई को एक आदमी को छीनने में मदद करना इस तरह से नहीं किया जाता है। शायद वह सिर्फ मोहित हो गई है और हे नान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। चेंग फियांग अवाक रह गया क्योंकि यांग जियाओक्सी एक बात के बारे में सही था। वह नान वास्तव में अपने चचेरे भाई को पसंद नहीं करता था, नहीं तो दोनों ने बहुत पहले ही शादी कर ली होती। ये जानते हुए कि वह गलत था, चेंग फियांग अब और नहीं रुक सका और गुस्से में कक्षा से बाहर चला गया। उसके पीछे यांग शियाओक्सी ने चिल्लाकर कहा, उसकी बकवास मत सुनो, वह सिर्फ अफवाहें फैला रहा है। हर कोई बस उत्साह देख रहा था और ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चेंग फेयांग अपेक्षाकृत धनी परिवार वाला स्थानीय निवासी था। हर कोई यहाँ अध्ययन करने के लिए आया था और उसे तब तक नाराज नहीं करना चाहता था जब तक कि इसका उन पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव न पड़े। इसमें शामिल व्यक्ति के रूप में शेन मियामियान इस घटना से प्रभावित नहीं थे। एकमात्र आश्चर्य ये था कि अब चेंग जिनिंग के चचेरे भाई को भी उसके अस्तित्व के बारे में पता चल गया था। जिस गति से चीजें आगे बढ़ रही थीं, उसे देखते हुए वह फू हुआ के रडा में भी प्रवेश कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि वह बिग ब्रदर हे के साथ उसके रिश्ते के बारे में क्या सोचता है। मियामियान, तुम इसलिए परेशान नहीं हो क्योंकि मैंने लिचेंग में एक छोटे व्यवसाय के मालिक होने के नाते तुम्हारे बारे में अनाप शनाप कहा था। क्या तुम परेशान हो? यांग जियाओक्सी ने शेन मियामियान की ओर देखा, जो बोल नहीं रहा था, और चिंतित होकर समझाया, मैंने पहले केवल इसलिए बोला क्योंकि मैंने देखा कि उसने आपको गलत समझा और मैं थोड़ा चिंतित था। दूसरों की नज़र में शेन मियामियान हे नान तक पहुंचने के लिए सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ रहा होगा, लेकिन यांग शियाओक्सी ने इसे अलग तरह से देखा। हालांकि मियामियान हे नान जितनी अमीर नहीं थी, लेकिन उसे किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं थी। मियामियान खुद एक छोटी अमीर महिला थी। इसके अलावा मियामियान की शैक्षणिक उत्कृष्टता ने एक उज्ज्वल भविष्य का वादा किया। नहीं,
शेन मियामियान ने अपना सिर हिलाया। मैंने अपने व्यवसाय के लिए चोरी या डकैती नहीं की, इसलिए यदि दूसरों को इसके बारे में पता है तो ये ठीक है। आपने बोलकर अच्छा किया। अगर मैंने इसे स्वयं कहा होता तो लोग सोच सकते थे कि मैं अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहा था। यांग जियाओक्सी ने राहत की सांस ली। मुझे खुशी है कि आप परेशान नहीं हैं। दरअसल कुछ लोगों को आपकी पीठ पीछे गपशप करने से रोकने के लिए हमें ये खुलासा करना चाहिए था कि आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं। मुझे चिंता थी कि यह आपको परेशान करेगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन वास्तव में कई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। वे सवाल करते हैं कि एक छात्र फैंसी कपड़े कैसे खरीद सकता है, आप इतनी गोरी त्वचा कैसे बनाए रखते हैं, और तथ्य ये है कि आप कैंपस से बाहर रहते हैं। मैंने कई बार उन लोगों को गुप्त रूप से बंद कर दिया है। मियामियान के पास जो पैसा था वह उसने अपनी क्षमताओं से कमाया था। 19 साल की उम्र में मियामियान युवा और सुंदर थी। उसे अपने पैसे बचाने के बजाय अब क्यों नहीं तैयार होना चाहिए? वे लोग सिर्फ इसलिए खफा थे क्योंकि उनके पास वह नहीं था जो उसके पास था। अध्याय 752। क्या ये सभी लोग भ्रम से पीड़ित हैं? प्रसिद्धि अपने साथ परेशानी भी लेकर आती है, लेकिन आपको इसकी आदत हो जाती है जब तक किसी ने उसके चेहरे पर यह नहीं कहा। शेन मियामियान ने दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं सुना। मियामिया, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं? यांग जियाओक्सी ने शेन मियामियान को संदेह से देखा। मिस यांग, कक्षा शुरू होने वाली है, चलो हंगामा न करें। शेन मियामियान ने उसे अपनी सीटों पर खींच लिया और उसकी पाठ्य पुस्तक को पलटना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह दोनों ने कक्षाओं में भाग लिया और एक साथ भोजन किया और दिन खुशी से बीत गया। अगली सुबह जैसे ही वे कक्षा में पहुंचे, उन्होंने विस्फोटक खबर सुनी। चेन फियांग को एक गली में खींच लिया गया था और एक दिन पहले स्कूल के बाद पीटा गया था। उसके द्वारा शेन मियामियान को धमकाने की सुबह की घटना के साथ सभी ने सर्वसम्मति से माना कि जिस व्यक्ति ने उसे मारा था उसे शेन मियामियान ने भेजा था। इसलिए जब शेन मियामियान ने कक्षा में प्रवेश किया तो उसने देखा कि सभी की नज़रें खराब थीं। हर कोई जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखता था, जैसे कि वे गलती से उसे नाराज करने से डरते हों। यांग जियाओक्सी को समझ नहीं आया, चेन फियांग की पिटाई का हमसे क्या लेना देना है? हर कोई हमें ऐसे क्यों देख रहा है जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान हंसने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हर किसी को संदेह है कि हम ही थे जिन्होंने चेंग फियांग को पीटा था। क्या इन सभी लोगों में उत्पीड़न की भावना है? यांग जियाओक्सी ने अविश्वसनीय रूप से कहा। अगर वे लड़ना चाहते हैं तो उन्हें हमारे चेहरे पर ऐसा करना चाहिए। किसी की पीठ के पीछे ऐसी चीजें कौन करेगा? क्या यह अपमान नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वह शांत नहीं थी और जिन विद्यार्थियों ने उसकी बात सुनी वे सब एक स्वर में अपनी ओर देखने लगे। शेन मियामियान ने उसके माथे पर थपथपाया। इसे नीचे रखो, मिस, अन्यथा लोग सचमुच सोचेंगे कि हमने ये किया है। वह निश्चित रूप से इसका दोष अपने सिर पर नहीं लेना चाहती थी। ये लोग सभी बेवकूफ़ हैं। यांग जियाओक्सी शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सौभाग्य से, हालांकि निजी संदेह थे, कोई ठोस सबूत नहीं था और अज्ञात कारणों से चेंग फियांग ने घटना की रिपोर्ट स्कूल को नहीं दी। इसलिए मामला छोड़ दिया गया। बुधवार दोपहर तक शेन मियामियान और यांग जियाओक्सी देर से चल रहे थे और उनके पास नाश्ते के लिए समय नहीं था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, दोनों भूख से व्याकुल होकर कैफेटेरिया की ओर भागे। दोनों तेजी से भागे और लाइन में सबसे आगे पहुंचने में सफल रहे।
जबकि उनके आगे केवल 3 या 4 लोग थे। दोनों की सांसें थोड़ी उखड़ रही थीं, और यांग शियाओक्सी ने हौंफते हुए कहा, मियाँ मियाँ, यह अच्छा है कि हम तेजी से दौड़े। अगर हम धीमे होते तो हम लंबे समय तक भूखे रहते। पिछली बार उनके पास चिकन खत्म हो गया था। इस बार हमें कुछ लेना चाहिए। यदि आप चिकन चाहते हैं तो अगली बार हम कुछ खरीद सकते हैं और इसे स्वयं पका सकते हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके पास पर्याप्त हो। उन दोनों के पास रसोई थी जहां वे रहते थे और सप्ताहांत पर खाना पकाते थे, लेकिन चूंकि मुर्गियों को मारना परेशानी भरा था, क्योंकि बिक्री के लिए मुर्गियां जीवित थीं और उनमें से किसी के पास खुद को मारने का दिल नहीं था, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। यांग जियाओक्सी ने भी इस बारे में सोचा था और कहा था, खुद से मुर्गे को मारना बहुत बड़ी परेशानी है। मैं खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकता। इसलिए लालसा को संतुष्ट करने के लिए कैफेटेरिया में थोड़ा खाना खाना बेहतर है, खासकर जब से कैफेटेरिया की आंटी इसे काफ़ी अच्छी तरह से बनाती हैं। उन दिनों मांस महंगा था और लोग आमतौर पर इसका सेवन नहीं करते थे। वह और शेन मियामियान पहले से ही काफ़ी शान से रह रहे थे, उनसे अनभिज्ञ। उस समय जब यांग जियाओक्सी ने मियामियान कहा, तो उनके आगे पंक्ति में खड़ा दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अकड़ गया। जब वे बात कर रहे थे तो भोजन लेने की बारी इस व्यक्ति की थी। कैफेटेरिया आंटी ने पूछा कि वह क्या चाहता है, और उसने चिकन और एक हरी सब्जी की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने उसकी सेवा की, उसने उत्सुकता से कहा, युवक, तुम आमतौर पर काफ़ी मुखर रहते हो, इस बार इतना शांत क्यों हो? बिल्कुल नहीं बोल रही। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पीछे 2 सुंदर लड़कियां खड़ी हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों ने यांग शियाओक्सी और शेन मियामियान का ध्यान खींचा, जिन्होंने अवचेतन रूप से उनके सामने लड़के पर नजर डाली। पहले तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन एक बार जब उन्होंने उसे देखा तो वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अध्याय 753। क्या आप हमेशा से मुझे लिखते रहे हैं? यांग जियाओक्सी सबसे अधिक उत्साहित थी। उसने अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ शेन मियामियान के कपड़ों को पकड़ लिया। मियामियान, देखो, सामने जो व्यक्ति है, क्या उसके पास लू सियुआन की तरह ही एक छाया नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान की नज़र आगे की आकृति पर टिकी हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पुकारा, लू सियुआन। जैसे ही वह बोली, वह व्यक्ति जो अभी अभी अपना भोजन कर चुका था और मुड़ने ही वाला था, अकड़ गया। सहपाठी, अपना भोजन समाप्त करने के बाद कृपया कुछ जगह बना लें। हम सब अपना भोजन लेने के लिए आपके पीछे इंतजार कर रहे हैं, पीछे से एक छात्र ने आग्रह किया। इस समय तक शेन मियामियान ने उसकी प्रोफाइल देख ली थी और उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह लू सियुआन ही है। ये लड़का उन सभी के साथ एक ही स्कूल में था और वह उन्हें ढूंढने नहीं आया बल्कि गायब हो गया। जब उसने उसे बुलाया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शेन मियामियान भी क्रोधित हो गया और उसने उसे अनदेखा कर दिया। वह चुपचाप अपना भोजन पाने का इंतजार करती रही और उसकी ओर नहीं देखा। यांग शियाओक्सी अभी भी उत्तेजना की स्थिति में थी। ऊपर नीचे उछलते हुए उसने चिल्लाकर कहा, लू सियुआन, ये हम हैं। मैं यांग शियाओक्सी हूँ, और मियामियान भी यहाँ है। ये जानकर कि दोनों ने उसे देखा था, लू सियुआन हंसा, किसी भी दिखावे को छोड़ दिया, और खुलेआम घूम गया। मैं आप लोगों का खाना खत्म होने तक इंतजार करूंगा। मियामियान, मियामियान, ये वास्तव में लू सियुआन है, उसने मुझे जवाब दिया। यांग शियाओक्सी लगभग रोने लगी थी। इतने अजीब बड़े शहर में एक हाई स्कूल सहपाठी से मिलना अवर्णनीय लगा। चलो अपना खाना ले लो।
शेन मियामियान ने भोजन लेते समय उदासीन स्वर में कहा। उसका चेहरा भावहीन था, यह महसूस करते हुए कि शेन मियामियान का मूड खराब था। लू सियुआन ने मासूमियत से उसकी नाक को छू लिया। अपना भोजन प्राप्त करने के बाद शेन मियामियान को तुरंत बैठकर खाने के लिए एक खाली सीट मिली। कुछ ही समय बाद यांग शियाओक्सी और लू सियुआन आए। यांग जियाओक्सी ने अपने भोजन को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी जिज्ञासा तब बढ़ गई जब उसने लू सियुआन को देखा और उससे सवाल किया, तुम भी यहीं पढ़ते हो? तुम हमें ढूंढने क्यों नहीं आए? हमने सोचा कि तुम गायब हो गए हो। बिना किसी कारण के तुम्हारी चिंता कर रहे हो। तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम शहर में अच्छी तरह से रह रहे हो। मुझे यह मत कहो कि तुम मुझे और मियामियान को हिय दृष्टि से देखते हो। सोचते हो कि हम अब साथ घूमने के लायक नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास है? लू सियुआन ने उसकी ओर देखा। 2 वर्षों के बाद वह काफी परिपक्व हो गया था और अब हाई स्कूल की तरह आवेगी नहीं था। वह बहुत अधिक स्थिर लग रहा था। उन्होंने शेन मियामियान की ओर देखा, जो ईमानदारी से अपना खाना खा रहे थे, और समझाया, क्या मैं आपको पहले भी हमेशा पत्र नहीं लिखता था? फिर मुझे आपके उत्तर मिलना बंद हो गए। मैं वापस नहीं आ सका क्योंकि मुझे अपने पिता की देखभाल करने की ज़रूरत थी। उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। जब भी मेरे पास समय होता है, मैं व्यवसाय में उनकी मदद करता हूँ। हाई स्कूल परीक्षा के अंक आने के बाद मैं वापस चला गया, लेकिन तब तक आपको बीजिंग लाया जा चुका था। जैसे ही उन्होंने वाक्य पूरा किया, उनकी आवाज में नाराजगी की झलक दिखी। उसने 2 साल तक इंतजार किया, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे भाई ही ले गया था। स्वर्ग जानता है कि उसे कितना तबाह महसूस हुआ। आप इतने समय से मुझे पत्र लिख रहे हैं? शेन मियामियान ने उनके शब्दों में मुख्य बिंदु को समझ लिया। क्या तुम्हें वे नहीं मिले? लू सियुआन ने भौहें चढ़ा दीं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले मैंने तुम्हें लिखना बंद नहीं किया, औसतन सप्ताह में 1 बार। अगर दादाजी ने यह नहीं कहा होता कि तुम अच्छा कर रहे हो और तुम कभी कभी उनसे मिलने जाते हो, तो वापस न लौटना मेरे लिए असहनीय होता। शेन मियामियान ने अपने होंठ भींचे। लू सियुआन ने उसे लिखा था, लेकिन उसे कोई पत्र नहीं मिला था। जाहिर है, किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी और वह कौन था, ये जानने के लिए किसी सोच विचार की जरूरत नहीं थी। अब जब उसने लू सियुआन को देखा था, तो उन पिछली शिकायतों को दूर करना और उसकी मां के बीच कलह पैदा करना अनुचित लग रहा था। अध्याय 754 वह बुरा भला है। उसने इसके लिए पूछा। कुछ देर विचार करने के बाद शेन मियामियान ने उत्तर दिया, मुझे यह मिल गया, लेकिन मैं उस समय परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अध्ययन में इतना व्यस्त था कि पत्र नहीं पढ़ सका। मैंने इसे एक तरफ रख दिया और बाद में, जैसे ही वे ढेर हो गए, मेरे पास उन्हें देखने के लिए और भी कम समय था और मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। लू सियुआन को आगे पूछने से रोकने के लिए उसने विषय बदल दिया और उस पर आरोप लगाया, आप भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? जब आपने अभी हमें देखा, तो आपने छिपने के बारे में भी सोचा। ये किस बारे में है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान का जवाब सुनकर लू सियुआन का दिल कुछ टूट गया, लेकिन उसने हाई स्कूल की तरह नखरे नहीं दिखाए। इसके बजाय उन्होंने समझाया, मैं सामने आने के लिए सही समय ढूंढना चाहता था। उसने शेन मियामियान के साथ पुनर्मिलन के कई परिदृश्यों की कल्पना की थी, जिनमें से अधिकांश में उसका उसे लेने जाना शामिल था। उन कल्पनाओं के साकार होने के बाद वह प्रकट होने के लिए सही समय खोजने की योजना बना रहा था, जैसे कोई नायक मुसीबत में किसी लड़की को बचा रहा हो। शेन मियामियान हमेशा धीरे धीरे खाता था,
और वह हमेशा जल्दी खाता था, अपना भोजन खत्म करता था और खाने के लिए अपने सहपाठियों के छात्रावास में जाता था। इसलिए वह हमेशा उसे याद करता था। अप्रत्याशित रूप से वह इस बार इतनी जल्दी आ गई, जिसके परिणामस्वरूप ये दृश्य पहले जैसा हो गया। शेन मियामियान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या आपने वर्षों से अपने मस्तिष्क का अध्ययन किया है? उद्धरण चिन्ह। सही समय की तलाश में, मानो वह कोई व्यवसाय कर रहा हो। यांग जियाओक्सी को भी यह समझ से परे लगा और फिर उसने अपना संदेह व्यक्त किया। मैंने आपका नाम कभी भी नवसिखुआ सूची में नहीं देखा। क्या आपने अपना नाम बदल दिया है? उद्धरण चिन्ह। मैंने अपने पिता का उपनाम लिया। मेरा नाम अब फेंग सियुआन है, उन्होंने समझाया। तो आप फेंग सियुआन हैं? यांग शियाओक्सी को अंततः एहसास हुआ। मैंने आपका नाम नवसिखुआ सूची में देखा और सोचा, ये बेवकूफ़ कौन है? यह आपके नाम की तरह लग रहा था, और यह वास्तव में आप ही थे। उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन ने उसकी ओर देखा। यांग जियाओक्सी, मेरा स्वभाव अब बेहतर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास एक नहीं है, इसलिए इसे मत बढ़ाओ। यांग जियाओक्सी ने उस पर अपनी जीभ निकाली। लू सियुआन वास्तव में उसके साथ बहस करने वाला नहीं था। वह वापस शेन मियामियान की ओर मुड़ा और पूछा, आप इस बार नाराज नहीं हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वास्तव में इसे दिल पर नहीं लिया। जिस तरह से आपने अभी हमें नहीं पहचानने का नाटक किया, उससे मैं नाराज था। लू सियुआन हंसे बिना नहीं रह सका। अगर मुझे पता होता कि हम इस तरह मिलेंगे, तो मैं स्कूल के पहले दिन ही बाहर आ जाता और तुम लोगों से मिलता। मैंने तुम्हें पहले ही दिन देखा था। मियामियान कहती रही कि कोई उसे देख रहा है। मैंने कहा कि वह इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। ये वास्तव में आप नहीं थे, है ना? यांग जियाओक्सी आश्चर्यचकित दिखीं। मियामियान की प्रवृत्ति बहुत तेज थी। लू सियुआन ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही इसका खंडन किया। हालांकि शेन मियामियान को कुछ और याद आया और उसने धीरे से पूछा, क्या चेंग फियांग की घटना का आपसे कोई लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। उसने अपने गंदे मुंह से इसके लिए कहा। लू सियुआन ने इससे इनकार नहीं किया। भाई, अच्छा किया। यांग जियाओक्सी ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा, यह महसूस करते हुए कि लू सियुआन की हरकतें वास्तव में संतोषजनक थीं। फिर भी शेन मियामियान ने उसे याद दिलाया, तुम्हें इसे गुप्त रखना चाहिए, कोई और नहीं जान सकता। चेंग परिवार की बीजिंग में गहरी जड़ें हैं, और वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें आप अभी भड़का सकते हैं। आपका परिवार केवल कुछ वर्षों से बीजिंग में व्यवसाय में है। सिर्फ मेरे लिए ऐसे प्रभावशाली लोगों से दुश्मनी बनाना उचित नहीं है। सहपाठियों के बीच छोटे मोटे विवाद एक बात थी, लेकिन अगर चेंग परिवार को कभी पता चला कि किसी ने जानबूझकर चेंग फियांग को नुकसान पहुंचाया है, तो वे इसे कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। मुझे पता है, लू सियुआन ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इसके बारे में बहुत सतर्क था। इतना कहने के बाद उन्होंने यांग शियाओक्सी की ओर देखा। अगर किसी को इसके बारे में पता चला, तो यह निश्चित रूप से इसलिए होगा क्योंकि आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। अध्याय 755। मियामियान को मैं कष्टप्रद नहीं लगता। यांग जियाओक्सी ने जैसे ही सुना, अरे लू सियुआन, एक सभ्य इंसान बनो। तुम दोष मर रहे हो जैसे तुमने पहले कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। अगर मुझे पता होता, तो मैं दिखावा करती कि मैं तुम्हें नहीं जानती। उसकी आवाज़ तेज थी, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। लू सियुआन ने उसके कान को छुआ और कहा, इसे नीचे रखो। क्या तुम? चारों ओर देखो। पूरे स्कूल में कौन तुम्हारी आवाज़ को मात दे सकता है?
तुम्हें लगता है कि यह अभी भी तीसरा मिडिल स्कूल है जहां तुम्हारे पिता प्रिंसिपल हैं? भाग्य बहुत पहले ही तुमसे दूर चला गया है। वास्तविकता का सामना करो। उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ अगर ये तीसरा मिडिल स्कूल नहीं है? यांग जियाओक्सी ने गुनगुनाया। भले ही ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जीवन की गुणवत्ता में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई है। मियामियान और मेरे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। हम आराम से रहते हैं और इतना आसान जीवन जीते हैं। मैंने ये भी फैसला किया है, अगर मियामियान बीजिंग में रहता है तो मैं भी यहीं अपना करियर विकसित करूंगा। तुम यहाँ कर भी क्या सकते हो? लू सियुआन ने यांग शियाओक्सी पर तिरछी नज़र डाली। आप वापस जा सकते हैं, शादी के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं और फिर बच्चों की परवरिश के लिए घर पर रह सकते हैं। यांग जियाओक्सी ने जवाब दिया, चलो, मैं बीजिंग विश्वविद्यालय में सिर्फ घर वापस जाने और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए नहीं गया था। मियामियान और मैं दोनों डिज़ाइन का अध्ययन कर रहे हैं और मैंने पहले ही इसका पता लगा लिया है। एक बार जब हम स्नातक हो जाएंगे तो हम एक ही स्थान पर काम करेंगे। मियामियान जहाँ भी जाएगा मैं जाऊंगा। यांग जियाओक्सी को लगा कि वह और शेन मियामियान एक दूसरे के साथ इतने अच्छे हैं कि उन्हें भविष्य में भी साथ रहना चाहिए। उसके पास एक और बेशर्म विचार था जिसे उसने अभी तक व्यक्त नहीं किया था। यदि बाकी सब विफल हो गया तो वह बेशर्मी से हे नान को नौकरी के लिए बुला लेगी। हे नान की कंपनी के पैमाने को देखते हुए, शेन मियामियान के प्रभाव को देखते हुए, पिछले दरवाजे से अंदर जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह बीजिंग विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। ये हे नान के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक वह सबसे खराब स्थिति थी। मुख्य बात ये देखना था कि मियामियान क्या चाहता है। मियामियान जहाँ भी होता वह उसका पीछा करती। मुझे एक विराम दें, लू सियुआन ने उपहास करते हुए कहा। ये पर्याप्त नहीं है कि आप हर दिन मियामियान से चिपके रहते हैं। आप स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद भी उससे चिपके रहने की योजना बनाते हैं। क्या आप परेशान नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। मियामियान को मैं परेशान करने वाला नहीं लगता। यांग जियाओक्सी ने शेन मियामियान की ओर देखा। मियामियान, आप क्या कहते हैं? क्या हमें भविष्य में हमेशा एक साथ रहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान हंसे। ये दोनों वास्तव में खजानों की जोड़ी थे। उसने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जरूर, स्नातक होने के बाद हम साथ रहेंगे, जैसा जवाब वह चाहती थी। उसे पाकर यांग जियाओक्सी ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, जबकि लू सियुआन ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ मोड़े। अब आप कहाँ रह रहे हैं? जहाँ तक वह जानता था, वे दोनों कैंपस में नहीं रहते थे। 130 शांगफेग रोड। शेन मियामियान ने लापरवाही से उत्तर दिया। लू सियुआन थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर मानो उसे समझ आ गई। उसने पूछा, क्या बिग ब्रदर ने आपको जगह किराए पर लेने में मदद की? उद्धरण चिन्ह। वहाँ वे मकान शायद ही कभी किराए पर दिए जाते थे। केवल बीजिंग के धनी लोग ही वहाँ रह सकते हैं और उन्हें निश्चित रूप से किराए के पैसे की आवश्यकता नहीं है। बिग ब्रदर ने एक जगह किराए पर ली थी जिसकी तैयारी पहले से ही की गई होगी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो रातों रात किया जा सकता था। जिस क्षण से वह शेन मियामियान से मिला, वह हे नान का उल्लेख करने से बच रहा था, क्योंकि वह जानता था कि शेन मियामियान को हे नान ने अपने पास लाया था और जिन 2 वर्षों में वह अनुपस्थित था, बिग ब्रदर ही उसका साथ दे रहा था। उम्र के मामले को छोड़कर, जहां वह हे नान की तुलना में शेन मियामियान के लिए बेहतर मैच था, वह हर अन्य तरीके से हे नान से बेहतर था। इसलिए अवचेतन रूप से वह हे नान का पालन पोषण नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि शेन मियामियान को हर पहलू में हे
नान का बचाव करते हुए सुनना उसे परेशान करेगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब देखकर शेन मियामियान ने सिर हिलाया और स्वीकार किया। मियामियान और बिग ब्रदर वह डेटिंग कर रहे हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन, जो अपनी खट्टी मीठी अभिव्यक्ति को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, अचानक अचंभित रह गया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यांग जियाओक्सी मदद नहीं कर सकी, लेकिन बोली, मियामियान और बिग ब्रदर वह एक दूसरे के लिए बने हैं। अध्याय 756। इस बच्चे की चोटें काफी गंभीर हैं। आप कहाँ देखते हैं कि वे स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं? वह नान मियामियान से कई साल बड़ा है। वे बिल्कुल भी संगत नहीं हैं। यह एक बूढ़ी गाय की तरह है जो कोमल घास खा रही है। लू सियुआन थोड़ा चिंतित हो रहा था। अभी केवल 2 साल ही हुए थे और मियामियान सिर्फ 19 साल की थी। वह इतनी जल्दी उसके प्यार में कैसे पड़ सकती थी? उसने सोचा था कि 2 साल गंवाना ठीक है। जब तक वह कड़ी मेहनत करता है, वह अंततः खोए हुए समय की भरपाई कर सकता है और वे फिर कभी अलग नहीं होंगे। उसे आश्चर्य हुआ। हे नान ने वास्तव में शेन मियामियान के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी। उसने पहले देखा था कि हे नान ने शेन मियामियान के साथ अलग व्यवहार किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका अनुमान सही साबित होगा। वह बेशर्म बूढ़ा आदमी, शेन मियामियान केवल 19 साल का है। वह उस पर अपना कदम कैसे उठा सकता था? जितना अधिक लू सियुआन ने इसके बारे में सोचा, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही गहरी होती गई। यांग जियाओक्सी उसकी अभिव्यक्ति से डर गई और उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। बस चुपचाप शेन मियामियान की आस्तीन खींच ली। शेन मियामियान ने उदासीनता से कहा, वह नान मुझसे केवल कुछ ही साल बड़ा है। इसे कोमल घास खाने वाली बूढ़ी गाय कहना थोड़ा अतिशयोक्ति है। वह लू सियुआन से नहीं डरती थी, न ही उसके गुस्से से डरती थी। हे नान के साथ उसका रिश्ता उन दोनों के बीच का मामला था और इसे किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। मियां, क्या तुम हे नान की मीठी बातों से धोखा खा गए? लू सियुआन अब कुछ गुस्से में थी। उसने सोचा कि शेन मियामियान बहुत उतावला हो रहा है। मैं मानता हूँ कि हे नान बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन हे परिवार कोई ऐसा नहीं है। बीजिंग में उनकी जो प्रतिष्ठा है, आपको शायद इसका एहसास नहीं है ना? हे नान का व्यवसाय अब विदेशों में भी फैल रहा है। क्या आपको लगता है कि आप हे परिवार के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं? क्या हे परिवार सहमत होगा? उद्धरण चिन्ह। मुझे इन मामलों में अनुपात की समझ है। कृपया आइए अपने भोजन का आनंद लें, क्योंकि हम मुश्किल से मिल पाते हैं और इसे असहमति में नहीं बदलने देंगे। शेन मियामियान ने गुस्से या चिंता के बिना खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया और यह स्पष्ट था कि उसने लू सियुआन के शब्दों को दिल से नहीं लिया था। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद लू सियुआन ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को दबाया और गंभीरता से पूछा, मियां, क्या आपने किसी को पसंद करने और आभारी महसूस करने के बीच अंतर नहीं किया है? क्या आप स्नेह के लिए कृतज्ञता को गलत समझ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वह अपने चेहरे पर आशा भरी दृष्टि के साथ इंतजार करने लगा। शेन मियामियान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और गंभीरता से उत्तर दिया, सियुआन, मैं अपनी उम्र के अधिकांश बच्चों की तुलना में पहले परिपक्व हो गया हूँ और मैं अपनी राय रखने वाला व्यक्ति हूँ। आप ये जानते हैं, मैं हे नान के साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और इसका किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा, लेकिन अभी मैं वास्तव में उसके साथ एक गंभीर रिश्ता रखना चाहता हूँ। हे नान के लिए उसकी भावनाएं एक निर्विवाद तथ्य थीं। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो संदेह करते थे, ये पूछना कि यदि हे नान अमीर नहीं होता तो क्या वह अब भी उसे पसंद करती,
यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, अगर वह इतनी स्मार्ट नहीं होती या पहले की तरह नम्र नहीं होती, तो क्या हे नान उसे पसंद करती? किसी को पसंद करना बस इतना ही है, बिना किसी ना नुकुर के। मैं समझता हूँ, लू सियुआन ने निराशा से भरे चेहरे के साथ कहा। खाने की भूख कम हो गई थी। मैंने खाना खा लिया है। सबसे पहले मैं विदा लूँगा। आप दोनों अपने भोजन का आनंद लें। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उसने अपना लंच बॉक्स उठाया और तेजी से चला गया। उसने 2 साल तक इंतजार किया था, 2 साल तक आशा की थी, और यह परिणाम था। लू सियुआन अपना आपा खोने के करीब था। उसे शांत होने के लिए कुछ समय अकेले चाहिए था। मियाँ मियाँ, वह बच्चा काफी आहत लग रहा है। यांग जियाओक्सी ने लू सियुआन की पीछे हटती आकृति को देखते हुए और उसकी जीभ को 2 बार क्लिक करते हुए कहा। शेन मियामियान ने आह भरते हुए कहा। उसके पास खुद को ठीक करने की मजबूत क्षमता है। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। 2 साल तक अलग रहने के बाद उसने सोचा था कि वह उसके बारे में बहुत पहले ही भूल चुका है। यह निराशाजनक था कि यह लड़का अभी भी उससे चिपका हुआ था। अध्याय 757 शेन मियामियान, आप कैसे हैं? स्कूल के दिन के अंत तक लू सियुआन उन दोनों के सामने दोबारा नहीं आया था, और यांग शियाओक्सी ने उसकी पीठ पीछे उसके बारे में शिकायत की थी। उसे लगा कि लू सियुआन बहुत हृदयहीन है। पहले उनसे बचने के लिए उसने जो बहाने अपनाए थे वे सभी अविश्वसनीय थे, और अब वह फिर से गायब हो गया था। वे वास्तव में इतनी देर तक व्यर्थ ही चिंतित रहे। दूसरी ओर, शेन मियामियान को कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक लू सियुआन सुरक्षित था। यही सब मायने रखता था। हालांकि बचपन के बंधन अनमोल थे, बड़े होने पर लोग अनिवार्य रूप से बदल जाते हैं। पलक झपकते ही, ये शनिवार था। सुबह सुबह हे नान रुआन यियांग के साथ पहुँचे। शेन मियामियान द्वारा उसे अपने सौतेले भाई के रूप में स्वीकार करने के कुछ ही समय बाद वह बीजिंग लौट आया था, और फिर उसने काम के लिए कुछ महीने विदेश में बिताए थे। वह अभी अभी वापस आया था और हे नान उसे लेकर आया था। 2 या 3 साल तक उसे न देखने के बाद उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने शेन मियामियान अधिक से अधिक सुंदर और चमकदार होती जा रही थी। मियामियान, मुझे अचानक महसूस हुआ कि लिचेंग में मैंने जो सबसे सार्थक काम किया वह तुम्हें अपनी सौतेली बहन के रूप में लेना था। भविष्य में मैं तुम्हें जहां भी लाऊंगा, मुझे विशेष रूप से गर्व महसूस होगा। जब मेरे माता पिता बाद में तुमसे मिलेंगे, तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। सुंदर और पढ़ाई में अच्छी होने के कारण वह जहां भी जाती थी, गर्व का विषय बन जाती थी। बिग ब्रदर रुआन, कृपया अब मेरी प्रशंसा न करें। यदि आप इसे जारी रखेंगे, तो मेरा सिर सूज जाएगा, शेन मियामियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए। वह और भी अधिक सुंदर और मनमोहक लग रही थी। रुआन यियांग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम होता तो मैं बहुत पहले ही अहंकारी हो गया होता। हे नान ने उस पर नजर डाली और फिर उदासीनता से पूछा, क्या आप तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, शेन मियामियान ने सिर हिलाया। रुआन परिवार से मिलने के लिए उसने विशेष रूप से इस अवसर के लिए एक नई पोशाक भी खरीदी थी। रुआन परिवार के साथ पहली मुलाकात के लिए उचित कपड़े पहनना बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। चूंकि आप पूरी तरह तैयार हैं, चलो बाहर चलें, रुआन यियांग ने आग्रह किया। मेरे माता पिता ने मेरे चाचा के परिवार और मेरे चचेरे भाई को बुलाया है। अगर ऐसा नहीं होता कि मेरी चाची और चाचा घर पर नहीं होते, तो वे भी यहाँ होते। शेन मियामियान को ये बताना उसका ये दिखाने का तरीका था कि उसका परिवार उसे कितना महत्व देता है। ये सुनकर
शेन मियामियान का मुंह घूम गया और उसने अवचेतन रूप से हेनान की ओर देखा। कोई बात नहीं। हेनान ने अपना हाथ उठाया और शेन मियामियान के बालों को सहलाया। ऐसे अवसरों के लिए अभ्यस्त होने के लिए इसे अभ्यास समझें। यदि आप बोलना नहीं चाहते हैं तो बस शर्मीले व्यवहार करें और सब कुछ यांग पर छोड़ दें। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। मेरा परिवार वास्तव में दयालु है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुआन यियांग ने हेनान के उदाहरण का अनुसरण करने और शेन मियामियान के बालों को सुझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ उसके सिर के शीर्ष को छूता, उसने देखा कि हेनान उसे खींच रहा है और उसने अपने होंठ थपथपाए। उन दोनों को हाथ पकड़ते देख उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि वास्तव में ये क्या था। रास्ते में रुआन यियांग और हेनान ने विदेशी चीजों के बारे में बात की, जबकि शेन मियामियान को कुछ चिंता महसूस हुई। रुआन लिंग्यू उससे मिली थी और चेंग जिनिंग ने उसके बारे में बहुत सारी बुरी बातें कही होंगी। अगर चेंग जिनिंग को पता चला कि वह रुआन यियांग की सौतेली बहन थी। शेन मियामियान ने अपना माथा रगड़ा। उसे सिरदर्द महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक और कठिन लड़ाई है। उसके छोटे से इशारे को देखकर हेनान के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। जल्द ही वे तीनों रुआन परिवार के घर पहुंचे। रुआन यियांग और रुआन यिकियान के घर एक ही आवासीय क्षेत्र में थे, केवल 2 घरों की दूरी पर। रुआन की चाची सुबह सुबह किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी और उसके लौटने पर दोपहर के भोजन की तैयारी शुरू कर दी थी। सभी लोग लिविंग रूम में तीनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, रुआन की मां ने सबसे पहले उनका स्वागत किया और शोर सुनकर बाकी लोग भी आ गए। मां, ये शेन मियामियान है, वह शपथ ग्रहण करने वाली बहन जिसे मैंने स्वीकार किया है। रुआन यियांग के शब्दों के लगभग साथ ही चेंग जिनिंग ने क्रोध के संकेत के साथ मिश्रित आश्चर्य की ध्वनि निकाली। शेन मियामियान, ये तुम ही क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 758। जिनिंग, क्या आप मियामियान को भी जानते हैं? 1 सप्ताह के भीतर चेंग जिनिंग का दूसरी बार शेन मियामियान से सामना हुआ था। उसने महसूस किया कि शेन मियामियान एक अटल भूत की तरह था, जो लिचेंग में भाईनान से चिपका हुआ था और अब बीजिंग में अपने चचेरे भाई के साथ भी लिपट गया था। शिनिंग, क्या आप मियामियान को भी जानते हैं? रुआन यियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है कि हर कोई एक दूसरे से परिचित है। मियामियान, बहुत औपचारिक मत बनो, हम सभी यहाँ परिवार हैं। जैसे ही चेंग जिनिंग बोलने ही वाली थी, हेनान ने उसे एक नज़र से रोक दिया। परेशान होकर उसने अपना पैर पटक दिया और अपने सारे शब्द वापस निकल गई। चाची रुआन, चाचा रुआन। शेन मियामियान ने चेंग जिनिंग की परवाह नहीं की, बल्कि विनम्रतापूर्वक बड़ों का अभिवादन किया। चेंग जिनिंग की आंखें लगभग बाहर आ रही थीं, जबकि रुआन लिंग्यू एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ चुप रहे। 1 सप्ताह के भीतर उसका दूसरी बार शेन मियामियान से सामना हुआ था। शेन मियामियान के बारे में चेंग जिनिंग की बात सुनने से पहले उसने सोचा कि लड़की सुंदर और एक अच्छी छात्रा थी, काफी आकर्षक थी, लेकिन और अधिक जानने के बाद वह मियामियान को गहरी साजिश रचने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगी। सबसे पहले उसने खुद को हेनान के साथ जोड़ लिया, फिर यियांग को अपने धर्म भाई के रूप में स्वीकार किया। अचानक वह बीजिंग में 2 महत्वपूर्ण शख्सियतों से जुड़ी। ऐसी क्षमता वाली 19 साल की लड़की बहुत कुछ कहती है। ये लड़की साधारण से कोसों दूर थी। माँ रुआन ने दोनों के भावों को देखा और उन्हें पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वह अनजान थी, लेकिन एक स्मार्ट महिला होने के नाते उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया।
मुस्कुराते हुए उसने शेन मियामियान का हाथ पकड़ा और उसे घर में ले गई। यियांग ने हमें बताया कि उसने एक खूबसूरत गॉड बहन को स्वीकार कर लिया है। उसके पिता और मैं दोनों इतने खुश थे कि हम उससे कहते रहे कि वह तुम्हें रात के खाने के लिए ले आए, लेकिन उसके पास कभी समय नहीं था, इसलिए इसमें अब तक देरी हो रही थी। जैसे ही वह बोली, वह शेन मियामियान को सोफे पर ले गई और फिर उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। वह नान भी अंदर आया और फादर रुआन के बगल में बैठ गया। रुआन यियांग ने गर्व से कहा, माँ, मियामियान न केवल सुंदर है, उसने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान भी हासिल किया है। उन्होंने उस विवरण को अपने तक ही सीमित रखा था और इसका उल्लेख करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सुनकर माँ रुआन की आंखें तुरंत चमक उठीं और पिता रुआन ने भी आश्चर्य से शेन मियामियान की ओर देखा। उसने पहले उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जहाँ तक उनका सवाल है, उनके बेटे द्वारा धर्मबहन को स्वीकार करना उनके लिए ठीक था, और वह विशेष रूप से रोमांचित नहीं थे। परिवार में कोई बेटी न होने के कारण एक देवपुत्री पाना ज्यादा मायने नहीं रखता था। उनका बेटा इस बात पर जोर देता रहा कि शेन मियामियान कितनी सुंदर थी, और उसने मान लिया कि वह सिर्फ एक खाली फूलदान थी, एक सुंदर चेहरा जिसमें कोई सार नहीं था। जब तक कुछ भी अपमानजनक नहीं हुआ, वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहता था। अब ये सुनकर कि शेन मियामियान ने प्रांत में पहला स्थान हासिल किया है, वह उसकी और अधिक बारीकी से जांच करने से खुद को नहीं रोक सका। लड़की चुपचाप शर्मीली लग रही थी, लेकिन उसकी दो स्पष्ट और चमकदार आंखें थीं, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता का पता चलता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उनके जैसे विद्वानों के परिवार के लिए ऐसी देवपुत्री का होना स्वाभाविक रूप से खुशी की बात थी। ऐसा लगता था कि उनका बेटा सचमुच बड़ा हो गया था और उसने अच्छी समझ विकसित कर ली थी, न कि केवल दिखावे पर ध्यान केंद्रित करने लगा था जैसा कि उसने पहले सोचा था। इसलिए फादर रुआन ने कुछ पल के लिए शेन मियामियान से बातचीत करने की पहल की। शेन मियामियान ने प्रत्येक प्रश्न का आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। उसने पिता और माँ रुआन के भावों में सूक्ष्म परिवर्तन देखे। उसे एहसास हुआ कि हे नान क्यों चाहता था कि वह रुआन परिवार से जुड़ने से पहले बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले। वे शैक्षणिक उपलब्धि को इस हद तक महत्व देते थे। ये देखकर कि शेन मियामियान ने उनके सवालों का कितनी सहजता से जवाब दिया। उनका लहजा न तो तेज था और न ही धीमा, और उनका व्यवहार शांत लेकिन विनम्रता से भरा था। फादर रुआन की उनके बारे में धारणा और भी बेहतर हो गई। ऐसी बच्ची, अगर कोई उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानता है, तो उसे एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की युवा महिला समझने की गलती हो सकती है। माँ रुआन इस सब से प्रसन्न थी, लेकिन उसने ये भी देखा कि चेंग जिनिंग शेन मियामियान को गुस्से से देख रही थी, जबकि रुआन लिंग्यू पूरे समय चुप रही। अध्याय 759 रुआन परिवार के पास जाना। ये सोचकर कि शायद कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह नहीं जानती, माँ रुआन ने रसोई में रुआन लिंग्यू और चेंग जिनिंग की मदद करने का बहाना बनाया, इस उम्मीद से कि वह इस अवसर का उपयोग स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए करेगी। उसके इरादे को समझते हुए रुआन लिंग्यू और चेंग जिनिंग एक साथ रसोई की ओर चले गए। भाभी जिनिंग, आप दोनों मियामियान को पहले से जानती थीं? माँ रुआन ने अस्थायी रूप से पूछा। हम उससे पिछले हफ्ते एक बार मॉल में मिले थे, और जैसा मैंने सुना है, वह जियानान द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय की छात्रा है। अप्रत्याशित रूप से यियांग भी उसे जानता है और यहाँ तक कि उसे अपनी सौतेली बहन भी मानता है। वह लड़की कोई साधारण चरित्र नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रुआन लिंगई ने अर्थपूर्ण ढंग से बात की।
वह सिर्फ 18 या 19 साल की लड़की थी, फिर भी किसी तरह बीजिंग के 2 प्रतिष्ठित युवकों से जुड़ी हुई थी। कौन विश्वास करेगा कि उसका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है? ये तो निर्विवाद था कि लड़की उतनी मासूम नहीं थी जितनी वह दिखाई देती थी। माँ रुआन को लगा कि किसी व्यक्ति को केवल इसके आधार पर आंकना थोड़ा एकतरफा है। वह एक अच्छी छात्रा है और उसकी प्रतिभा की सराहना करते हुए उसे प्रायोजित करना जियानान के लिए बहुत दूर की बात नहीं है। क्या यहाँ कुछ गलतफहमी हो सकती है? मैंने अभी देखा है कि जियानान उसे एक छोटी बहन के रूप में किसी विशेष रुचि के साथ व्यवहार नहीं करता है ना? उद्धरण चिन्ह। हेनान एक ऐसा बच्चा था जिसे उन्होंने बड़े होते देखा था। वह हमेशा समझदार रहता था। यही कारण है कि माँ रुआन को यियांग के उसके पीछे चलने में सहजता महसूस होती थी। उसका मानना था कि अगर हेनान एक युवा लड़की के बारे में अच्छा सोचता है तो वह अच्छी होगी। चाची, आप शेन मियामियान के असली रंग से अवगत नहीं हैं। चेंग जिनिंग थोड़ा उत्तेजित हो गया। उसने शेन मियामियान का बचाव करते हुए कहा, शेन मियामियान बहुत चालाक है। उसकी पढ़ाई की आदतें अच्छी हैं, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है। यही कारण है कि उसके दत्तक माता पिता अब उसे नहीं चाहते हैं। नान और मेरे चचेरे भाई दोनों उसके रूप से मूर्ख बन गए। ग्रामीण इलाकों से एक अनाथ के रूप में उसे अपनी आय कहाँ से मिलती है? मितव्ययिता से रहने के बजाय वह जोनसिस के साथ रहना चाहती है। एक युवा महिला की तरह कपड़े पहनती है। मुफ्त सवारी के लिए नान से चिपकी रहती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति अच्छा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। किसी भी मामले में चेंग जिनिंग ने अपना मन बना लिया था कि शेन मियामियान एक अच्छा इंसान नहीं था। जीनिंग, तुमने ये सब कहाँ सुना? माँ रुआन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्योंकि उन्हें लगा कि शेन मियामियान काफी अच्छे व्यवहार वाला लग रहा था। चेंग जिनिंग ने जो वर्णन किया था उसके विपरीत। ये सब सच है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप लिचेंग जा सकते हैं और स्वयं जांच कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चेंग जिनिंग ने कहा। माँ रुआन चुप थी, अपने शब्दों की सच्चाई पर विचार कर रही थी, और थोड़ी देर बाद उसने कहा, भाभी, क्या आपका भी यही विचार है? उद्धरण चिन्ह। रुआन लिंग्यू ने कहा, मैं उससे केवल एक बार मिला हूँ, और बाकी सब कुछ जो मैंने सुना है वह जिनिंग से है। हालांकि ये लड़की निश्चित रूप से कोई साधारण चरित्र नहीं है। अधिक सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। मैं समझती हूँ, माँ रुआन ने सिर हिलाया। वह स्वयं एक चतुर व्यक्ति थी। अपनी भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित करना पसंद नहीं करती थी, भले ही उनकी बातें सच हों या नहीं। चूंकि उस व्यक्ति को साथ लाया गया था, इसलिए उसे आवश्यक शिष्टाचार निभाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। सब लोग, चलो बाहर चलें। हम असभ्य नहीं दिखना चाहेंगे। रुआन लिंग्यू ने सबसे पहले बाहर जाने का रास्ता दिखाया। चेंग जिनिंग अभी भी परेशान दिख रही थी, और माँ रुआन मदद नहीं कर सकी, लेकिन इसे मनोरंजक पाया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, ठीक है, दुखी मत हो। यदि आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो भविष्य में दूरी बनाए रखें। चाची, आप समझती ही नहीं। चेंग जिनिंग व्यथित दिखी। वह नान को हमेशा परेशान करने के लिए अपने अच्छे लुक पर निर्भर रहती है। माँ रुआन ने हंसते हुए कहा, पता चला, तुम्हें बस ईर्ष्या हो रही है। चिंता मत करो, जियानान एक चतुर बच्चा है। वह किसी के द्वारा धोखा नहीं खाएगा, भले ही जियानान के पास वास्तव में कोई विचार हो। आपकी चाची फू भी इसके लिए सहमत नहीं होंगी। हालांकि हेनान और जिनिंग की आधिकारिक तौर पर सगाई नहीं हुई थी, लेकिन दोनों परिवार उनकी भावी शादी पर मौन रूप से सहमत थे। अध्याय 760 रखरखाव।
रुआन मदर के शब्दों ने शामक की तरह काम किया और चेंग जिनिंग के मूड में कुछ सुधार हुआ। आप, रुआन माँ ने हंसते हुए चेंग जिनिंग को चिढ़ाया। हर कोई तुम्हारी छोटी मोटी साजिशों के बारे में जानता है। आंटी माँ, चेंग जिनिंग ने उसके पैर पर प्यार से मुहर लगाते हुए कहा। तुम्हें बस मुझे चिढ़ाना पसंद है। ठीक है, चलो बाहर चलें। उद्धरण चिन्ह। रुआन मदर ने चेंग जिनिंग का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गईं। उनकी पीढ़ी के अनुसार रुआन परिवार में कुछ ही सदस्य थे। उसने केवल रुआन यांग को जन्म दिया था, जबकि रुआन लिंग्यू के 2 बच्चे थे। एक रुआन येकियान था और दूसरी एक लड़की थी जो 2 साल से अधिक उम्र में लापता हो गई थी। अपनी खोई हुई भतीजी के बारे में सोचकर रुआन माँ ने गहरी आह भरी। बच्ची बहुत होशियार थी। उसकी चमकदार, बड़ी बड़ी आंखें थीं और वह एक गुड़िया की तरह दिखती थी। रुआन परिवार में एकमात्र लड़की होने के कारण उसे बहुत स्नेह दिया जाता था। दुर्भाग्य से वह 1 दशक पहले लापरवाही के कारण खो गई थी और रुआन परिवार के काफ़ी संसाधनों और उसे ढूंढने के प्रयासों के बावजूद आज तक कोई खबर नहीं मिली थी। अगर बच्ची बड़ी हो जाती तो उसकी उम्र शेन मियामियान जितनी ही होती और वह शायद शेन मियामियान की तरह ही प्यारी होती। अफसोस की बात है। तीनों लिविंग रूम में लौटे और देखा कि रुआन फादर और शेन मियामियान बातें कर रहे थे। शेन मियामियान मंच पर बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे, शांत और सौम्य दिखे। रुआन फादर की अभिव्यक्ति से ये स्पष्ट था कि वह इस युवा लड़की शेन मियामियान से प्यार करते थे। ये दृश्य देखकर चेंग जिनिंग फिर से दुखी हो गई और गुस्से में आकर सोफे पर बैठ गई। रुआन फादर ने देखा और कहा, जिनिंग, तुम लगभग मियामियान की ही उम्र की हो। उसके करीब बैठो और कुछ देर बातें करो। रुआन फादर की नज़र में समान उम्र की 2 युवा लड़कियों के बारे में बात करने के लिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए। शेन मियामियान एक अच्छी छात्रा थी और एक अच्छे व्यवहार वाली युवा लड़की लगती थी। उनके विचार में चेंग जिनिंग अन्य युवा लड़कियों की तुलना में, जिनके साथ वह सामान्य रूप से जुड़ी रहती थी, अपनी कंपनी में बेहतर स्थिति में होगी। चेंग जिनिंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, उसे लड़कों के साथ घूमना पसंद है और मेरे साथ चैट करना पसंद नहीं है। उसके शब्दों में निहितार्थ को समझते हुए रुआन फादर ने भौहें चढ़ाईं। जिनिंग, तुम घर पर खराब हो गई हो और अधिक से अधिक अनुचित हो गई हो। तुम 23 साल की हो। तुम इस तरह कैसे रह सकती हो? उद्धरण चिन्ह। रुआन फादर चेंग जिनिंग के शौकीन थे, लेकिन उनका मानना था कि लड़कियों को बहुत अधिक खराब नहीं किया जाना चाहिए, और चेंग जिनिंग को स्पष्ट रूप से लिप्त किया जा रहा था। अंकल, अब जब आपकी पोती हो गई है, तो अब आपको मेरी परवाह नहीं है ना? चेंग जिनिंग बहुत व्यथित दिख रही थी। रुआन लिंग्यू ने हंसते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की। सभी युवा लड़कियों का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है। उसे परेशान मत करो। वहाँ एक मेहमान आया है, तो आइए जिनिंग के लिए कुछ सम्मान बचाएं। बोलने के बाद उसने शेन मियामियान की ओर देखा। रुआन के पिता को लगा कि रुआन लिंग्यू चेंग जिनिंग के प्रति बहुत अधिक दयालु हो रहा है, लेकिन उसकी भाभी और छोटा भाई होने के नाते वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका और उसने इसे जाने दिया। अप्रत्याशित रूप से हे नान ने ठंडे स्वर में कहा, परेशानी मुंह से आती है। शिक्षा आवश्यक है, यहाँ तक कि युवा महिलाओं के लिए भी। लेकिन चाची रुआन सही हैं। जब तक हम शिक्षा देने के लिए नहीं निकल जाते, तब तक इंतजार करना बेहतर है। उनकी टिप्पणी रुआन लिंग्यू द्वारा एक अतिथि के उल्लेख पर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी। रुआन लिंग्यू को उम्मीद नहीं थी कि हेनान शेन मियामियान के प्रति इतना सुरक्षात्मक होगा। हालांकि बच्चा हमेशा मितभाषी था। ये पहली बार था जब उसने उससे बात की थी।
चेंग जिनिंग अन्याय महसूस करने के कारण आंसुओं के कगार पर थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या नान जी शेन मियामियान द्वारा इतनी अंधी हो सकती है कि वह उसका इतना अनादर करेगा? रुआन पिता और रुआन माँ दोनों आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आमतौर पर चुप रहने वाला ही नान शेन मियामियान के लिए खड़ा होगा। बाकियों की तुलना में केवल शेन मियामियान ही सबसे शांत रही, जैसे कि इन सभी मामलों का उससे कोई लेना देना नहीं था, या जैसे कि उसने वयस्कों की बातचीत में छिपे अर्थों को नहीं समझा था।